नमस्कार। सोमवार 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि इस मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी टूट जाएगी, उसी तर्ज पर जैसे टीएमसी टूट गई। बहुत लोग दूसरी पार्टियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या इस मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी टूट जाएगी और एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इतनी दूसरी पार्टियों में सेधमारी की जरूरत क्या है? इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? आपने देखा होगा 4 मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद पार्टियों में टूट फूट शुरू हो गई। टीएमसी के तकरीबन 20 सांसद अलग हो गए और एनसीपीआई नामक पार्टी में उन्होंने अपना मर्जर कर लिया। लोकसभा के अध्यक्ष ने संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टियों की जो दलगत स्थिति बताई है, उसमें 28 सीटों का नेता अभी भी अभिषेक बनर्जी को बताया, लेकिन उसमें एक चिन्ह दिया हुआ है जिसमें बात यह है कि उनके 20 सांसदों ने अलग से बैठने की मांग की है। अभी उनको एनसीपीआई में मर्जर का फैसला ओम प्रकाश बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर है, उन्होंने अभी ये नहीं किया। हालांकि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से टूटे सांसदों का मर्जर उन्होंने शिंदे की शिवसेना में कर दिया। उनके 13 सांसद अब पार्टी में लोकसभा के भीतर हो। तो बात यह है कि जो 4 मई के नतीजे आने के बाद इतनी पार्टियों में टूट हुई, लोग पाला बदल करके, वही टीएमसी के नेता सब पाला बदल करके जो बीजेपी को चुनाव के दौरान न जाने क्या क्या कहते थे, वो बीजेपी के नेताओं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और अभी अप्रैल 4 तारीख को राज्यसभा, यानी जबकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब जो अप्रैल 4 में राज्यसभा सांसद गई थी, वो भी इस्तीफा दे दी। तो तमाम राज्यसभा सांसद बीजेपी टीएमसी के इस्तीफा दिए और उनको फिर बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का रास्ता बना दिया। मजाक में लोग ये भी कहते हैं, हमारे जैसे लोग, कि पत्रकार चैनल के खराब होने की स्थिति में, उसकी चैनल की स्थिति खराब होने की स्थिति में पत्रकार उतनी तेजी से चैनल नहीं बदलते या नौकरी नहीं छोड़ते जितनी टीएमसी के सांसदों ने अपनी पार्टी के दिन खराब होते ही हार के बाद छोड़ना शुरू कर दिया। और बीजेपी ने दोनों हाथों से खुले जिस तरह से उनका स्वागत किया। बहरहाल ये क्यों हो रहा है सब, कभी आपने सोचा? क्या बात है ऐसी? दरअसल 17 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी हार हो गई, 4 मई को उनकी एक बड़ी जीत हो गई। 17 अप्रैल को लोकसभा के भीतर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल उनकी तमाम और लाख कोशिशों के बावजूद पास न हो सका। 2/3 लोकसभा सांसदों की संख्या उनको नहीं मिली। 4 मई को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत मिलने के बाद अमित शाह का कॉन्फिडेंस लेवल या किसी का भी भारतीय जनता पार्टी का साथ में आसमान पर पहुंच गया। वो पश्चिम बंगाल जहां 20-30 साल पहले तक बीजेपी को विधायक का खाता खोलने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, उसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी इतने शानदार बहुमत के साथ आ गई। और उसके बाद ऑपरेशन कमल शुरू किया गया और टीएमसी के उन तमाम सांसदों की तरफ, कभी किसी के यहाँ ईडी की रेड, कभी इनकम टैक्स की, या कभी ऐसे भी तमाम सांसदों से संपर्क साधा गया और एक ही झटके में टीएमसी के 28 में से 20 सांसद टूट गए और बीजेपी के लिए काम आसान हो गया। ठीक इसी तरह से एकनाथ शिंदे को शिवसेना को तोड़ने के लिए लगाया गया और शिवसेना के सांसदों को तोड़ करके आपने देखा वहां के सांसद आ गए। अब एनसीपी के शरद पवार के सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं, या तो वो टूट करके आएंगे या वो एनडीए के, अगर मानसून सत्र में, अगर क्या लाने की पूरी मंशा है, मानसून सत्र में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल आएगा तो उसका समर्थन करेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? और अमित शाह 17 अप्रैल की उस हार का बदला अब जल्द ही मानसून सत्र में एनडीए या इंडिया गठबंधन से लेने वाले हैं और उसके लिए उनके तर्कश में क्या क्या तीर है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि संसद के सत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब महिला आरक्षण बिल एनडीए ने पहले पास कर दिया है, तो फिर से महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल की जरूरत क्या पड़ी, और परिसीमन बिल को लेकर सरकार क्यों इतनी जल्दी में है, और क्यों इसके लिए पार्टियों की टूट लेकर के जल्दी से जल्दी अपने सदस्य संख्या को वहां तक पहुंचाना चाहती है। दरअसल बीजेपी का जो 2024 में नारा था, आपकी बार 400 पार। 400 पार का मतलब तो ये था कि इतनी संख्या आए कि वो संविधान में संशोधन कर सके। संविधान में संशोधन के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी है कि मतलब कई में 50% राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, कई में
संविधान संशोधन दोनों सदनों के 2/3 सदस्य संख्या के बहुमत से पास किया जा सकता है। तो ये जो परिसीमन का मामला है, मसला ये है कि जो महिला आरक्षण बिल बीजेपी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने पास किया, उसका क्रेडिट लिया, उसको सारे दलों ने सपोर्ट जो किया, उसमें बात यह है कि उसको अगर मौजूदा परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जब भी देश में जनगणना होगी, जनगणना के नतीजे आने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन होगा और फिर परिसीमन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अभी जनसंख्या 2021 की आपको मालूम है शुरू हुई, इसको होने में, इसके आंकड़े आने में और परिसीमन आयोग का गठन करने में और नई सदस्य संख्या बताने में 2029 का चुनाव निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कतई ये नहीं चाहती। पहली बात तो ये चाहती कि महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट उसे मिले और साथ ही साथ परिसीमन आयोग की सिफारिशों या उसके गठन के पहले ही सीटों की सदस्य संख्या लोकसभा की बढ़ा दी जाए, 850 कर दी जाए। उसके पीछे सिंपल तर्क यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2029 में महिला आरक्षण नहीं दिया जा सकता। विपक्ष का यह कहना है कि नहीं, जनगणना आनी चाहिए, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग हो और उसके हिसाब से सीटों की संख्या निर्धारित, और नहीं तो महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास है, 543 में से ही आप 180 सीटें आरक्षित कर दें। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा। उसे यह लग रहा है कि सीटों की संख्या पहले बढ़ाई जाए और फिर उसके बाद से उसमें से महिलाओं की संख्या 1/3 कर दी जाए। 1/3 का मतलब 850 सीटें अगर है तो 280 के आसपास महिला आरक्षण में 280, 82, 81, 82 सीटें महिलाओं को दे दी जाए और सीटों की सदस्य संख्या तुरंत बढ़ा दी जाए। अब इसमें यह हुआ कि अगर बिना जनसंख्या के आए, अब उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जिसको लेकर बहस चल रही है, वो जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जैसे पहले सीटों का परिसीमन हुआ था, अगर 2021 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ और सदस्य संख्या उसके आधार पर तय की गई तो दक्षिण के राज्यों का बहुत नुकसान हो जाएगा। उनके लोकसभा सीटों की सदस्य संख्या घट भी सकती है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया और वहां का जो जनसंख्या का अनुपात है वो उत्तर के मुकाबले बहुत घटा है। तो ये वो कहते हैं कि अगर जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन हुआ तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और असलियत यह है कि हिंदुस्तान में जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, सिर्फ 3 राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, सिर्फ दक्षिण के 3 राज्य 20% टैक्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 20% टैक्स देते हैं, जबकि देश की आबादी जनसंख्या के हिसाब से उनका 13% वो जनसंख्या के आधार पर है, और लेकिन टैक्स वो दे रहे हैं 20%। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन 3 राज्यों की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 1/3 है, यानी 33%। केवल 3 स्टेट में जनगणना के जनसंख्या है और इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कितना योगदान है? 6%। आबादी 3 गुना ज्यादा और टैक्स ये देते, इनका राजस्व में इनका कंट्रीब्यूशन 1/3। तो ये तो बहुत ही दक्षिण के राज्यों के साथ बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जनगणना के आधार पर सीटों के परिसीमन का विरोध किया। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको याद होगा 17 अप्रैल को उन्होंने कहा कि अगर इस विवाद से बचना है आप मेरा साथ दीजिए, मैं सदस्य जो भी सीटों की संख्या उसको 50% हर स्टेट की बढ़ा देते हैं, किसी स्टेट की कम नहीं होगी। यूपी की जैसे 80 है उसको 120 कर देते, 54 है उसको 81 कर देते, 40 पहले 54 थी, 40 बिहार में अभी है उसको 60 कर देते। हर स्टेट में जितनी सीटें हैं, तमिलनाडु में भी उसका भी आधा बढ़ा देते। हालांकि वो विधेयक में लिखा नहीं था तो उसका समर्थन नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियों का यह कहना है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, परिसीमन के भी पक्ष में, जो आपको करना है करिए, लेकिन आप अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों के, महिलाओं की सीट महिलाओं में भी आरक्षित कीजिए।
ये नहीं हो पाएगा कि महिलाओं के नाम पर आरक्षित कर दिया। आप उन महिला आरक्षण में भी आपको आरक्षण सब रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इस पर बात अटकी हुई। सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से ये परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए। इसके लिए अंदर खाने कुछ बातें चल रही है। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह एक बिल लेके आए थे जिसमें कि किसी भी तरह का आपराधिक आरोप लगने पर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सबको छुट्टी हो जाएगी और उसके 30 दिन के भीतर उनको छुट्टी हो जाएगी। बाद में अगर वो बरी होते हैं तो फिर उनको, अब उस वाले बिल में कुछ अभी कहानी बनाई जा रही है कि उसमें जेपीसी गठित हुई थी, उसको कुछ माइल्ड किया जा, कुछ और दल उसको कह रहे हैं। और एनसीपी के शरद पवार की पार्टी भी अभी रुख उसका सकारात्मक दिख रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब सदस्य संख्या मैं बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल ये कितना इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए क्यों है, वो जल्दबाजी में क्यों है, वो किसी भी तरीके से मौजूदा लोकसभा में ही अपने सदस्य संख्या बढ़ाना क्यों चाहते हैं। राज्यसभा में उन 2/3 के आसपास पहुंच गए, लेकिन लोकसभा में अभी 3 सीटें खाली हैं और उसके हिसाब से 360 सीटें चाहिए। 316 17 के 18 के लिहाज पर पहुंच चुकी है एनडीए। अब नामुमकिन सा नहीं लग रहा है। 22 सीटें डीएमके के पास है। अगर वॉकआउट करती है डीएमके तो सीटों की संख्या कुछ कम होती है। इसके अलावा निर्दलीय और एक पार्टियों वाले जितने लोकसभा में पार्टी और मेंबर है, सरकार उनसे भी बातचीत कर रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये बिल तभी लाया जाए जब सदस्य संख्या 2/3 हमारे पक्ष में हो जाए। और अब ये नामुमकिन नहीं लग रहा है, मुश्किल जरूर लग रहा है। सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अमित शाह 17 अप्रैल की जो हार थी, जो ये बिल नहीं पास करा पाए, उसके लिए वो जरूरी आंकड़ा जुटा लें। और ये उनकी पूरी कोशिश है कि इसका राजनीतिक फायदा, पॉलिटिकल फायदा 2029 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। एक तरफ तो महिलाओं को आरक्षण को तुरंत इंप्लीमेंट, और दूसरी तरफ सदस्य संख्या अगर 850 चली जाती है तो उसका भी फायदा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर 50% रेज होगा तो भी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज आज है और जहां उनका प्रभाव है, वो उनको बहुत अच्छी लोकसभा की लड़ाई में पहुंचा देगा। तो ये मॉनसून सत्र देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप इस पर नजर लगाए रखिए। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। एक जानकारी ये भी दे दूं कि देश में आजादी के बाद जितनी बार 1951, 1961, 1971 ये जो परिसीमन हुआ है, जनगणना के बाद परिसीमन हुआ था, और 1976 में पहले सीटें बढ़ते बढ़ते 543, 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए 543 सीटों का प्रावधान किया गया था। इंदिरा गांधी ने 1976 में इसको फ्रीज कर दिया कि अब 543 सीट ही फ्रीज रहेगी अगले 25 साल तक। कारण ये कि साउथ के जो स्टेट्स हैं वो परिवार नियंत्रण नीति को प्रभावी तरीके से लागू करें। फिर 2001 में अटल जी की सरकार के समय परिसीमन आयोग का गठन हुआ तो, लेकिन सीटों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ और उसका बड़ा विरोध भी हुआ था। कांग्रेस पार्टी के शिवराज पाटिल ने बहुत बात कही थी कि जनगणना के आधार पर और 25 साल हो चुके होना चाहिए, लेकिन अटल जी की सरकार ने भी 25 साल का वो बैन आगे कर दिया। 25 साल इंदिरा गांधी ने सदस्य संख्या नहीं बढ़ने दी, 25 साल अटल जी की सरकार ने फैसला लिया कि नहीं 543 ही 2026 तक रहेगा। अब मोदी सरकार को 2026 में ये फैसला करना था कि या तो 2021 की जनगणना हुई होती और उस आधार पर वो 2026 में सीटों का परिसीमन कर देते, और नहीं तो 2026 में उन्हें ये फैसला करना होगा। अब पेच ये फंस गया कि जनगणना अभी हुई नहीं है तो परिसीमन आयोग का गठन कैसे हो। तो 26 में ही अब फैसला आपको ये लेना है, या तो 26 में आपको अगले कुछ सालों के लिए सीटों को फ्रीज करना पड़ेगा, या 26 में ही परिसीमन आयोग का गठन हुए बगैर सदस्य संख्या पे। तो मोदी सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि 2026 में उन्हें फैसला लेना है, क्योंकि वो जो 25 साल का टाइम था वो फ्रीज जो था वो खत्म हो रहा है, जनसंख्या हुई नहीं, इसलिए भी उन्होंने नहीं तो उन्हें फिर वो कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना चाहेगा।
बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो ये क्रेडिट कि महिला आरक्षण भी उन्होंने दिया, 2029 में ही लागू कर दिया और सीटों की संख्या भी बढ़ा दी। ये उनकी रणनीति का हिस्सा। देखते हैं आगे होता क्या। नमस्कार, इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो सोनम वांगचुक और कॉकरोच